अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। चलो, बीज विज्ञान पढ़ रहे थे क्या? पृथक्करण दूरी पढ़ लिया? चलो बहुत बढ़िया। चले आगे। 1 2 3 4 5 बस आज खत्म कर दे क्या इसको? पक्का? देखो एक चीज मैं बताता हूं तुमको जिंदगी में ना, ये वो स्थान है जहां तुमने तैयारी शुरू की थी। अब अपन यहां तक पहुंच गए और यह सुपरवाइजर का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है? अब जिस दिन तुमने तैयारी शुरू की ना, उस दिन कम से कम 10,000 बच्चे इस तैयारी में ऐसे थे जो सिलेक्ट हो सकते थे। कितने बच्चे थे? 10,000 बच्चे। ये मान के चलो कि जून का जो महीना था, 10,000 बच्चे जो थे ऐसी अवस्था में थे कि अगर वो पढ़ते तो सिलेक्ट हो जाते। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना, जैसे राखी आई, यूं समझो 1,000 जो है वो शहीद हो गए। पढ़ना दुनिया में सबसे कठिन काम है। अगर आसान होता तो लोग तगारी तोड़ना पसंद करते क्या? तुम बताओ। पढ़ाई किस वजह से छोड़ते हैं बेटा? होती ही नहीं है। क्योंकि जिनसे होती है उनको तो मालूम है कि कलेक्टर भी बन जाएंगे, जज साहब बन जाएंगे, मुख्य सचिव बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग बन। कुछ नहीं करना है। तुम सोचो कोई गवर्नमेंट का इंजीनियर है, उसकी क्या दिनचर्या होगी? सुबह जाता है ऑफिस में, बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ता है, 3 4 बार चाय पीता है, 5 10 लोग आके पैसे देके जाते हैं, वापिस घर जाके सो जाता है। हर 2 4 महीने में एक आध विदेश यात्रा चला जाता है। ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो 6 महीने मेडिकल की छुट्टी ले लेता है। अपने मेडिकल की, अपनी बीवी के मेडिकल की, अपने अंकल जी की, पापा की, दादाजी की, दादी जी की, नाना जी, हर तरह की मेडिकल छुट्टी सरकार देती है। परिवार पहली जिम्मेदारी है, इस बात का खूब फायदा उठा दे। तनख्वाह कितनी है? 2 2.5 लाख रुपए महीना। और बाकी के तो तुम जानते ही हो, है ना, उसका कोई अंत ही नहीं। रोज ही आता है छापा पड़ा, 500 करोड़ का कारोबार मिला। 500 करोड़ किसको कहते हैं? तो पढ़ाई करना कठिन काम है। कोई बड़ा डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है हार्ट की, क्या करता है? पैसे लेता है 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 25 लाख। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने ज्यादा पैसे। क्योंकि जो हार्ट अटैक में आता है वो यूं ही कहता है कि हाँ बस बचा ले, करोड़ों का साम्राज्य है, तो जो बोलेगा। कई बार तो वो डॉक्टर से वादा करके जाते हैं कि जीवन उधार रहा, याद करना। क्या करता है वो आदमी? एनेस्थीसिया दूसरा देगा, कट दूसरा लगाएगा, हड्डियां दूसरा खुलेगा। वो खोल के दिल दे देते हैं उसको, डॉक्टर को, कि लो साहब अब कहाँ कट लगाना आप जानो। वो फाइनल ऐसे कट लगाता है, इधर इधर यूं कहता है सिल दो। मुश्किल से 1 मिनट का काम भी नहीं है। पैसे कितने लेता है? 10 15 लाख रुपए। हो गया उसका काम। तो पढ़ाई करना कठिन काम है। आसान उसको करना पड़ेगा, उसमें आपने को लगना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हर आदमी पढ़े ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, कई लोग, वो जो कहावत है ना संस्कृत में, उद्यमे सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्त सिंहसी प्रविशन्ति मुखे मृग, कि काम करने से होता, उद्यम करने से, मेहनत करने से, पुरुषार्थ करने से ही काम होता है। सिर्फ इच्छा करने से, है ना, मेरी इच्छा है कि मैं इच्छा विच्छा से कुछ होना जाना करने से होता है। बाबा रामदेव दुनिया के बेस्ट मोटिवेटर है। उन्होंने जो लाइन ढूंढी है ना, कोई मेरे से पूछे ना सफलता का शॉर्टकट क्या है, तो मैं कह दूं बाबा रामदेव सुनो। वो योगा करते जाते हैं, बटरफ्लाई, वो कहते करने से होगा। वो आदमी जो दुनिया योग भूल गई थी, उसने अमेरिका जा जाके योग जिंदा कर दिया वापस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। आज देखो पूरे दुनिया में लोग योगा कर रहे हैं, सारे गार्डन पार्क फिर से भरे हो रहने लग गए। उसने स्वास्थ्य को जिंदा कर दिया। 20,000 करोड़ का कारोबार है। फ्री में योगा सिखाया, फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लिया। तो अगर आप पुरुषार्थ करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, सोचो शुरुआत जब की होगी तो कौन आया होगा उनके पास? कोई नहीं आया। 1 आए, 2 आए, 10 आए। तो अपने को पहले तो अपनी रोटी पानी जुगाड़ करना है।
फिर इस देश को, दुनिया को कुछ देना है। अगर ऐसी इच्छा रखोगे ना तो जीने में मजा आएगा। नहीं तो रोज उठ के सोचोगे कि अरे यार आज ठंड बहुत है, आज गर्मी बहुत है, आज बारिश बहुत है, पंखा क्यों नहीं चल रहा, लाइट का उजाला पड़। अब तुम सोचोगे, आदमी के पास दो ही चीजें सोचने की, या तो बड़ा सोच सकता है या तो छोटा। इसलिए कहते हैं जिसकी सोच बड़ी होती है वो एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। तो पढ़ाई करना कठिन काम है और वो अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टिके रहना, बने रहना। नहीं याद हो रहा ना, 100 लाइन नहीं पढ़ी जा रही, 50 पढ़ो। 50 नहीं पढ़ी जा रही, 25 पढ़ो। पर इस रास्ते में नीचे गिरना, इसको पूरा अगर पार कर लिया ना, तुम देख लेना, भले ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो। अपन ने जिस दिन ये जो बेच मर्ज करी थी चारों, कितने बच्चे बैठे थे यहाँ? बैठने की जगह भी नहीं थी। आज तुम बताओ 50 बच्चे और एडजस्ट हो सकते हैं क्या? एक आध बेच और इकट्ठी कर सकते हैं अपन? तो ये ऐसे ही टपकते जाएंगे, है ना, ऐसे ही गायब होते जाएंगे। सीयूटी की परीक्षा बीएचयू में 100 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के, तुम सोचो कितने हैं? 100 से भी ज्यादा। पंतनगर में पूरे राजस्थान में 16 बच्चे जा सकते हैं, 14 ने एडमिशन ले लिया, बाकी सब बीएचयू में ले लिया। पंतनगर मिला, छोड़ दिया, बोले कि फीस ज्यादा है। तो जब अपन ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जिसका ऑल इंडिया में सब मिलके भी इकट्ठे बराबरी नहीं कर पा रहा है, 750 से ज्यादा बच्चे सीयूटी में सिलेक्ट हुए। सुपरवाइजर अभी अपना फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे तो रिजल्ट पड़े अपने पास। लोग सेमिनार करवा रहे, बोले हम टॉपर्स बुला रहे हैं, 9th रैंक, 20 रैंक, 25 रैंक, 30 रैंक। इनको टॉपर्स कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। अपन ऐसा काम करते ही नहीं। अपन कहते हैं तुम आओ, तुम भी पढ़ो, तुम भी बन जाना। कोई आदमी जो पिछले साल सुपरवाइजर बना, वो आके तुमसे कहेगा अरे मैं तो चिंता करता ही नहीं था। तुम बताओ, जो चिंता नहीं करता सुपरवाइजर बन जाता है क्या? चिंता तो करना पड़ेगी ना। तो इसीलिए अपन गलत मार्गदर्शक भी नहीं लाके देते तुमको, क्योंकि वो गलत रास्ता पकड़ाएगा और तुम पकड़ के आगे बढ़ जाओगे। तुम ये नहीं सोचते हो कि यही गुरुजी वो है जो इतने सालों से पिछले हर अधिकारी बनाते जा रहा है। कोई सुपरवाइजर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, पर गुरुजी काम तो खाली रास्ता दिखाना ना, बैटरी चमका देते हैं, इधर चले जा। जाना किसको पड़ेगा? खुद को जाना पड़ेगा, है ना। चाहे ऑफलाइन में आओ तो अर्जुन की तरह काम करो, ऑनलाइन में रहो तो एकलव्य की तरह काम करो। दूर से देख के सीख जाए आदमी, बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? सीखने की इच्छा। और जिंदगी में याद रखना, जब तक चलते रहोगे ना, कॉन्सिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जैसा चल रहा है भले वैसा ही चलने दो, पर आखिरी तक चलने दो। बीच में डिसीजन बदलने वाले लोग इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। चलो अब अपन ने पढ़ लिया बेटा आनुवांशिक शुद्धता, है ना। अब हम पढ़ेंगे बीज का वास्तविक मूल्य। अरे अपने पास टाइम की कमी है यार, नहीं तो मोटिवेशन में कोई कमी थोड़ी है अपने पास। मैं देखता हूं लोग रील बना रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। अरे आखिर रात नींद नहीं आती है यार। पढ़ने वालों 5 बजे उठा रहे हो तो आती है क्या? जो आदमी पढ़ता है उसको रात में नींद आती है क्या? नहीं आती, बड़ी मुश्किल हो जाती भाई। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? रियल वैल्यू ऑफ सीड। क्या कहते हैं? रियल वैल्यू ऑफ सीड। मैं दो ही काम करूंगा, तुमको ताने भी मारूंगा और तुम गिरने लगोगे तो वापस उठा लूंगा। चले आगे। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि गेहूं में औसत अंकुरण कितना होता है बेटा? 85%। ठीक है। इस हिसाब से वैज्ञानिकों ने बीज दर तय कर रखी है कि 100 किलो बीज डालोगे तो कितने उग जाएंगे? 85 किलो उग जाएंगे। और अगर 85 किलो उग गए तो अपने पौधों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब अपन मार्केट से बीज लेने गए तो अपन ने देखा अंकुरण का प्रतिशत कितना है? 85। अपन ने कहा कि भाई 100 किलो बीज दे दे। जब अपन ने बुआई की तो 85 किलो बीज नहीं उगे। क्या नहीं उगे? उससे कम हो गए। अपन ने उससे पूछा कि 85 किलो क्यों नहीं उगे? तो बोले कि आपने अंकुरण का प्रतिशत तो देख लिया, आपने ये नहीं देखा कि इसमें अशुद्धि कितनी।
फिर से समझा रहा हूं, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, अभी तोते उड़े हुए। देखो, मान लो अपन मार्केट से कितना गेहूं लेके आए, इसमें से उगना कितना था, 85 किलो उग जाता, तो अपना टारगेट क्या हो जाता, पूरा, है ना। क्योंकि अपन ने क्या देखा, इसमें अंकुरण का प्रतिशत कितना लिखा हुआ है, 85% लिखा हुआ है। इसका मतलब 100 में से 85 उग जाएंगे। पर जब मैं मार्केट से 100 किलो गेहूं लाया और मैंने उसमें से कचरा निकाला, तो 5 किलो तो क्या निकला, अब बीज कितना बचा, 95 किलो। अब इस 95 किलो का अगर 85% निकालेंगे तो ये संख्या छोटी आएगी। तो हमेशा जब भी अपन मार्केट से बीज लेके आते हैं तो उसमें दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, एक अंकुरण का और एक उसकी शुद्धता का, है ना। वास्तविक मूल्य का मतलब है कि जैसे अपन पैसे कितना गेहूं का दे के आए, 100 किलो, उगे कितने, तो वास्तविक वैल्यू तो किसकी दी अपन ने, 85 किलो की। मतलब गेहूं अपने को थोड़ा सा महंगा पड़ा। किससे महंगा पड़ा, जो हम सोच रहे थे उससे महंगा पड़ गया। अपन ने क्या कहा कि 100 रुपए किलो गेहूं लाए हैं, क्या भाव लेके आए, 100 रुपए किलो, पर उगे तो कितने, तो ये तो 110 रुपए किलो से भी महंगा पड़ गया, है ना। तो अपन जो बीज बीज लेके आए जो हमारे काम का, उसका मूल्य ही क्या कहलाएगा, वास्तविक मूल्य। अब इसमें समझने जैसा कुछ खास चीज नहीं है। आपको क्या करना है, एक अंकुरण प्रतिशत लेना है और शुद्धता प्रतिशत लेना है। कौन सी शुद्धता का प्रतिशत है बेटा, ये भौतिक शुद्धता, क्योंकि आनुवंशिक शुद्धता यहां नहीं लेना है। और गुणा का इस कर देना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये गुणा करा भाग लगाया। हमेशा हर सूत्र में अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस सूत्र में हम क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि एक किसान मक्का का बीज खरीदता है जिसका अंकुरण प्रतिशत 90% है, कितना है बेटा, और उसकी शुद्धता 99% कितनी है, तो बीज का वास्तविक मूल्य होगा, कैसे निकालेंगे बताओ, 90 × 99/100। बोले सर हमको तो भाग लगाना ही नहीं आएगा, है किसी, जैसे 90 है, इसमें काय का गुणा करना अपने को और भाग काय से लगाना है। एक सरल सरल सवाल है कि कठिन हो गया। देखो 90 को अगर 100 बार लिखेंगे तो क्या उत्तर आएगा, अरे 90 को 100 बार लिखेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 9000 आ जाएगा। उसमें से एक बार 90 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, 8900। ये हो गया। इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरे अगर किसी में 99 का गुणा करना हो तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए उसको 100 बार गुणा करके एक बार घटा देना। ये पुराने जमाने का गणित है, वो कहते थे 10 × 100, क्या कहते थे, मतलब क्या होता है, 90 होता है ना। तो हमेशा जब भी 99 का गुणा करना है तो क्या करना है, उस संख्या को 100 से गुणा करना और एक बार घटा देना, तो काय का गुणा आ जाएगा, 99 का। तुम्हारा अगर भरोसा नहीं हो रहा तुम करके देख लो, ऐसे ही होता है मैथ्स, ठीक है। तो अगर किसी बीज में अंकुरण और शुद्धता का गुणा करके उसको 100 से भाग लगा दिया जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास, बीज का वास्तविक मूल्य। अब वो इस प्रश्न को घुमा के पूछता है, कैसे पूछता है, वो पूछता है कि निम्न में से बीज के वास्तविक मूल्य को प्रभावित करने वाला कारक है, अंकुरण प्रतिशत, शुद्धता प्रतिशत, बीजों में होने वाली यांत्रिक क्षति, एक और दो दोनों। तो जो सूत्र में लिखा है वही प्रभावित कर सकता है। जिंदगी में याद रखना, अगर कुछ सूत्र में लिखा है तो वही उसको प्रभावित करने वाले कारक कहलाएंगे, ठीक है। जब अपन बीज खरीद के लाते हैं तो बीज का तो पैसा देते हैं, साथ में उस कचरे का भी पैसा देते हैं जो उसके साथ मिलके आ गया, क्योंकि उसका वजन भी तोला ना। तो जो असली बीज है उसका जो पैसा दिया उसी को क्या कहेंगे हम, वास्तविक मूल्य, ठीक है। लिख लो इसको छोटा सा, फिर थोड़े बड़े टॉपिक्स उठाएंगे।
तुमने ऐसा लिखा बीज को प्राथमिक स्रोत कहते हैं जब चैप्टर चालू करा था तब। वेरी गुड। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए? 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर शुष्क खेती में, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गेहूं के लिए, मक्का के लिए 15 से 18 टन प्रति हेक्टेयर, और बाकी जितने अपने घर पे गोबर की खाद पड़ी है वो डाल देना चाहिए। वो ये पूछ रहा है सर मुझ में विटामिन बी की कमी है क्या? नहीं है बेटा। चले आगे। अरे आगे चलेगा? सच सच बताओ। तुम्हें 12वीं में तो ये बीज विज्ञान में कुछ खास मैटर है ही नहीं है ना। मैं आज ही देख रहा था सुबह। अब अपन पढ़ेंगे बीज की सुषुप्त अवस्था। क्या पढ़ेंगे बेटा? बीज की सुषुप्त अवस्था, सीड डोरमेंसी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बता तुमको। डोरमेंसी है ना। आर्कटिक में एक ऐसा भालू पाया जाता है जिसको ग्रिजली बियर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सफेद रंग का भालू। वो बहुत सारा खाना खा लेता, मछलियां खाता है खास करके, और जब तेज ठंड आती है तो सो जाता है। कितने दिन के लिए? 6 से 8 महीने के लिए बिना कुछ खाए पिए वो सिर्फ पड़ा रहता है। ऐसा हो सकता है क्या? होता ही हो क्या सकता है ना। तो कई सारे ऐसे जीव है प्रकृति में जो विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ जिंदा रहने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मतलब वो अपनी उपापचयी क्रियाओं की दर को इतना स्लो कर लेते हैं कि बस वो जिंदा रहते हैं। ना तो वो तेजी से कोशिका विभाजन करते हैं, ना ही तेजी से श्वसन करते हैं, है ना। मतलब हर उनके शरीर की एक एक कोशिका स्लो हो जाती है, जिससे उनके पास जो ऊर्जा का साधन है वो लंबे समय तक चलता है। ऐसा ही बीज भी करते हैं। अपन ने देखा हिरणकुरी में 50 से 60 वर्ष की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जब उपापचयी क्रियाओं की दर बहुत कम कर ली। अपन ने कहा ना पिछले जमाने में साधु महात्मा 100 साल तक तपस्या करते, तो अपने दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा कि कुछ खाते पीते नहीं थे क्या? तो ये वही अवस्था थी जिसको क्या कहते हैं अपन? सुषुप्ता। वो अपनी सारी उपापचयी क्रियाओं की दर को बहुत धीमा कर लेते थे, है ना। तो ऐसी अवस्था जब जीवित बीज भी अंकुरित नहीं हो पाए, इस अवस्था को क्या कहते हैं? सुषुप्त अवस्था। ठीक है। जीवित बीज का मतलब क्या है? कि जब हमने उसका जीवन क्षमता का परीक्षण किया। जीवन क्षमता परीक्षण पढ़ा दूं पहले? हेडिंग लिखी रहने दो, वो बाद में लिख लेना या पहले लिख लेना। जीवन क्षमता दोनों एक ही चीज है, आगे पीछे कहीं पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मान लो ये आदमी अमेरिका गया, कहां गया वो आदमी? वापस आया कि नहीं? देखो कहां गया रे, वो वहां चले गया। देखो इधर आता मजे आते तेरे थोड़े बहुत, आजा। तो ये आदमी अमेरिका गया था, फिर इसका जेसीबी से स्वागत हुआ, याद है? तुम भूल गए। अब अगली बार इसको फिर भेजा अमेरिका, बोले जा कपास का बीज लेके आना है। अब ये जैसे एयरपोर्ट पे गया, वहां इसने पर्सनल टैक्सी मंगा ली, और वो होटल वाले जिनने इंतजार करते ही रह गए इसका। ये भागा सीधे, इसने एक रूम लिया और फोन लगाया कंपनी वाले को कि जल्दी गोडाउन चलना है, आ जाओ। ये गोडाउन गया, वहां से फटाफट सैंपल लिए और रूम में आके बैठ गया, टिश्यू पेपर लेके लपेटा बीज, पानी छीटा। अब होटल वाले दरवाजा खटखटा रहे, सर प्लीज दरवाजा खोलो, आपका खाना ठंडा हो रहा है। बोले मैं खाना खाता ही नहीं हूं।
बोले आपके लिए पार्टी रखी गई, बोले नहीं मैं सन्यासी आदमी हूं। इसको मालूम है कि इंडिया का स्वागत अलग तरीके से होता। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो कंपनी वालों ने कहा कि हम यहां से बाहर फेंकवा देंगे। बोले तू कर क्या रहा भाई? बोले मैं अंकुरण परीक्षण कर रहा हूं। बोले घनश्याम कपास का बीज खरीफ में उगता है, अभी रबी का मौसम चल रहा है, टेम्परेचर तो देख। तो कभी कभी अंकुरण परीक्षण सही रिजल्ट नहीं देता। यह तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है कि हम अंकुरण परीक्षण के लिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन इंतजार कर पाए। तब हमको क्विकेस्ट टेस्ट करना है, जिससे हमको बस ये पता चल जाए कि इस बीज के अंदर जो भ्रूण है वो जीवित है, वो श्वसन कर रहा है, बुआई करने पर अंकुरित तो हो ही जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? बीज की जीवन क्षमता। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सीड वायबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा, ये वायबिलिटी शब्द वो हिंदी में भी यूज कर लेता है, ये ध्यान रखना है ना। वायबिलिटी का मतलब अंकुरण करने की क्षमता है, अंकुरण करके नहीं दिखाया पर क्षमता है। तो अगर कोई बीज के अंदर का भ्रूण जीवित है तो वो श्वसन कर रहा होगा और वो निश्चित रूप से सही परिस्थितियां मिलने पर उग जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम बेटा? जीवन क्षमता परीक्षण। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें खर्चा भी कम आता है, समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये कैसे चेक किया जाए कि वो बीज जो है वो श्वसन कर रहा है? तो इसके लिए कुछ परीक्षण होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? टी-जेड परीक्षण। कौन सा परीक्षण है बेटा? इस टी-जेड परीक्षण का एक और नाम क्या है? टेट्राजोलियम परीक्षण। क्या कहते हैं इसको बेटा? है ना, सुना होगा तुमने कभी, टेट्राजोलियम परीक्षण। इस टेट्राजोलियम परीक्षण में हम क्या करते हैं? एक रसायन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। बोलो एक बार। 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इसलिए इसको क्लोराइड परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्या करते हैं? 1 लीटर पानी में 10 ml टेट्राजोलियम मिलाया, 1% का घोल बन गया। कितना बन गया? अगर अपने पास कम टेट्राजोलियम है तो ½ का बन, है ना। ऐसे 100 बीज उठाना और उसके अंदर डाल देना है। क्विक रिजल्ट चाहिए तो आधे घंटे में भी आ जाएगा, पर अच्छे रिजल्ट के लिए 8 से 10 घंटे तक गलाना, रात भर। सुबह उन बीजों को काटना है। जितने भी जीवित बीज थे वो लाल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? थोड़े कम जीवित है तो गुलाबी हो जाएंगे, पर उनका रंग परिवर्तन जरूर होगा। जितने भी मृत बीज थे उनके रंग में कोई परिवर्तन। तो प्रश्न आता है कि टेट्राजोलियम का रिजल्ट किस रूप में देखा जाता है? रंग के परिवर्तित होने पर पता चलता है कि बीज जीवित है या नहीं है। जीवित बीजों का रंग कैसा हो जाता है बेटा? लाल या गुलाबी हो जाता है ना। तो प्रश्न आता है रंग के आधार पर जीवन क्षमता का परीक्षण किस विधि में किया जाता है? टेट्राजोलियम में। ठीक है। इसके अलावा एक और इसका भाई है, उसका नाम है इंडिगो कार्मीन। इंडिगो मतलब होता है नील। क्या होता है बेटा? तो इंडिगो कार्मीन परीक्षण भी रंग के आधार पर इसमें बीज का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है ना। ये अपने 12th में नहीं है, हालांकि ये भी नहीं है ढंग से। तो अब दूसरा परीक्षण आता है ब्रोमाइड परीक्षण, जिसको हम गोर्डेक्स परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गोर्डेक्स। इसमें किसका प्रयोग होता है? 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड की जगह क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? ब्रोमाइड। मैं आपको बता देता हूं एक बार, अगर आप कोई दूसरे विषय की किताब पढ़ेंगे, जैसे बॉटनी वगैरह हम पढ़ेंगे, तो आपको ग्रोडेक्स में भी टेट्राजोलियम क्लोराइड लिखा हुआ दिख सकता है। नहीं समझे? मतलब ये जो रसायन है इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड हमेशा ऑब्लिक में रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? मतलब अपने पास क्लोराइड हो तो क्लोराइड का कर दो, नहीं हो तो ब्रोमाइड का कर दो। तो दोनों वैसे तो एक ही है, पर अगर इनको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक किया जाए तो फिर ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्लोराइड वाला टीजेड परीक्षण और ब्रोमाइड वाला ग्रोडेक्स परीक्षण। क्लियर है मामला? काम सेम ही होगा। तीसरा परीक्षण आता है अपने पास
ये हो गया टेट्राजोलियम क्लोराइड ग्रोडेक्स परीक्षण। पोटेशियम परमैंगनेट वाला जो क्विकेस्ट टेस्ट होता है ना, जिसको कहते हैं हम लोग KMnO4 पर, ये तो वो दवाई है ना, वो लाल दवाई। हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कहां पढ़ते हो तुम, क्या काम में आती है? हैं? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे शीघ्रता से रिजल्ट कौन देगा आपका? KMnO4। और अगर अपन चाहें तो भ्रूण को प्रयोगशाला में उचित परिस्थितियां दे दे तो वो जल्दी उग जाएगा। इसको हम कहते हैं भ्रूण कल्चर, है ना। ये जीवन क्षमता के लिए भी और अंकुरण के लिए भी, दोनों के लिए, है ना। इसको क्या कहेंगे हम? भ्रूण कल्चर। तो अपन पता लगा लेंगे कि ये बीज कैसा है, जिंदा। अब अगली बार इसने कपास का भ्रूण कल्चर करके जैसे तैसे या टेट्राजोलियम टेस्ट करके पता लगा लिया। अब इसको अंकुरण का प्रतिशत या जीवन क्षमता का प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा। तुम बताओ कैसे निकालेंगे जीवन क्षमता का प्रतिशत? मैं लिखूं सूत्र यहां पर, जीवन क्षमता प्रतिशत या वाइबिलिटी परसेंट। बनाओ, सूत्र बना सिखाया ना अपन ने, कैसे लिखेंगे? कुल बीज कहां लिखेंगे? कुल कितने? 10,000। अरे जितने नमूने में लेंगे ना, राष्ट्रीय नमूने में कितने लेंगे और अंतरराष्ट्रीय में? और यहां क्या लिख दूं? अंकुरित बीजों की संख्या, वो तो अंकुरण प्रतिशत निकला। जीवित बीजों की है कि रंगीन बीज लिख दूं? रंगीन को शुद्ध हिंदी में कहते हैं अभिरंजित। ये हिंदी मार डाले किस दिन अपनी। तो टेट्राजोलियम परीक्षण में पाया गया कि 200 में से 182 बीज जो है वो लाल गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गए। तो जीवन क्षमता का प्रतिशत होगा, कैसे निकालेंगे? 182 बटे 200 गुणा 100। आ गया समझ में? हाँ? अरे आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ कि जीवन क्षमता का क्या अर्थ है? जीवन क्षमता का अर्थ है कि उसमें अंकुरण हो सकता, अभी हुआ। और मृत बीज मतलब वो तो गया, अब कुछ भी कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे तुम्हारे अंदर जीवन क्षमता है सुपरवाइजर बनने की, बन सकते, और जो चले गए वो अब नहीं बन सकते। बोले हम लौट के आएंगे, ऐसे बहुत देखे बेटा, मेरी तो उम्र गुजर गई पूरी पढ़ाते पढ़ाते। कई सारे बच्चे घर चले जाते हैं, उनको कोई कभी कभार मैं ही मिल जाता मालूम, गलती से। अब वो बेचारे आते तो गुरु जी नमस्ते, है तुझे देखा है मैंने। बोले मैं सुपरवाइजर तैयारी कर रहा था। मैंने कहा तैयारी तुम वहां कर रहा था? बोले वो फैमिली है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली अगर यहाँ भेजेगी तो वापिस तो नहीं। मैंने कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, अरे मैंने कहा बहुत देखे रहे तेरे जैसे यार। इससे दो फायदे हैं, एक तो वो जमीन पे रहेगा, और दूसरा अगर उसको बुरा लग जाए तो बन के दिखा दे, उसमें भी उसका ही फायदा है। तो मैं ऐसे चैलेंज देता रहता हूँ कि तेरा तो कुछ ही नहीं होएगा। फिर आदमी उस जोश में कि आपको ही दिखा दूं। मैंने कहा किसी को ही दिखा, बन तो सही। चलो, तो कितने प्रकार के परीक्षण करे अपन ने, बताओ? पहला कौन सा? टेट्राजोलियम परीक्षण, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? TZ परीक्षण। प्रश्न आता है TZ परीक्षण किसके लिए किया जाता है? सीड वायबिलिटी के लिए, है ना। दूसरा, इसमें कौन सा रसायन प्रयोग होता है? टेट्राजोलियम क्लोराइड। अब पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड। अब ये याद नहीं आता है वहां। अच्छा, तुमने ताश खेली कभी जिंदगी में? अगर 3 आदमी हो तो कौन सा खेल खेलते हैं? 3, 2, 5। नाम सुना है तुमने कभी? नहीं सुना है?
उस 3 2 5 को उल्टा लिखना, 5 3 2 2 3 5 टेट्राजोलियम क्लोराइड, ऐसे भी याद कर सकते, या तो फिर मैं याद करता हूं 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड। अरे सामने वाले को थोड़ी पता मेरे दिमाग में क्या रखा हुआ है, वो तो जैसे पूछेगा वैसे बता दूंगा, है ना। कई बार वो क्या करता है 2 4 5 1 2 5 1 3 5, और अपन वहां एग्जाम में हो जाते हैं ढेर कि पढ़ा तो था तो 3 ही, पर ये कौन सा वाला था ये नहीं याद है, तो इसको ऐसे याद करना पड़ता है। क्या याद करेंगे बेटा? सर इसमें समझाओ 182 और 200 कैसे आए? एक 200 बीजों का नमूना लेकर जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए TZ परीक्षण किया गया। पूरा लिखो क्या? हाँ, बोले आप लिखते रहो, हमारे बाप का क्या जा रहा है। जिसमें पाया गया कि 182 बीजों का रंग लाल या गुलाबी हो गया है। जीवन क्षमता का प्रतिशत बताइए। जब ये सवाल अपन करने जाएंगे ना बेटा, तो देख यहाँ क्या लिखा है, अभिरंजित यानी रंगीन बीजों की संख्या जो कितनी है अपने पास, 182। नमूनों बीजों की संख्या कितनी है, गुणा काइस करेंगे, 182 में अगर 100 का गुणा करूंगा मैं तो ये आ जाएगा उत्तर, फिर इसमें 200 का भाग लगा दूंगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, है ना। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 91%। ठीक है, चले आगे। फिजिकल प्योरिटी फिर से एक्सप्लेन कर दो ना बेटा। बीज के नमूने में बीज के अलावा जो भी है, कंकड़ पत्थर, दूसरी फसल के बीज या खरपतवार के बीज, ये सब कचरा कहलाते हैं, और इसी कचरे को अपन कहते हैं डोकेज। जो शुद्ध बीजों का प्रतिशत है वही भौतिक शुद्धता का प्रतिशत। ठीक है, वेरी गुड। चले आगे। तो ये हो गया कौन सा अपना जीवन क्षमता। अब क्या पढ़ेंगे अपन, सुषुप्त अवस्था। वो अवस्था जब जीवित बीज भी बुआई करने पर अंकुरित नहीं हो पाए, मतलब जीवन क्षमता का परीक्षण तो उसने क्या कर लिया है, पास कर लिया है, पर अपन ने बुआई करी फिर नहीं होगा भाई, तेरा सैंपल फिर नहीं होगा। अरे अपन जीवन क्षमता परीक्षण करके बीज लाए, अपन ने बुआई कर दी, वो उगा ही, तो नुकसान किसका हुआ, किसान का हो गया ना। अपन ने पूछा कि क्यों नहीं होगा, बोले वो तो सुषुप्त अवस्था में था। तो ऐसी अवस्था जब जीवित बीज भी बुआई करने पर अंकुरित नहीं होते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है, सुषुप्त अवस्था। और किसानों को इसकी खास जानकारी नहीं होती। अब ये सुषुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है, तो पहले तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे बेटा, ऐसी अवस्था, कैसी अवस्था, जिसमें जीवित बीज, जीवित बीज की जगह जीवनक्षम भी लिख सकते हैं अपन। जीवनक्षम मतलब वायबल, भी बुआई करने पर अंकुरित नहीं होता। जैसे मैं तुमको फोन लगाऊं, तुम फोन नहीं उठाओ, मैं पूछूं कि क्यों नहीं उठाया, सो रहा था, मरा थोड़ी था, वो कह रहा मर गया था। मरने के बाद जवाब दे सकता है क्या आदमी, और गलती से दे दे तो फिर मैं रहूं ही नहीं। तो ऐसी अवस्था जब बीज सो रहा था, अपन ने फोन लगाया, मिस कॉल हो गया, अपन ने पूछा क्यों रे, क्यों नहीं होगा, बोले मैं तो सो रहा था, है ना। इस अवस्था को क्या कहते हैं। अब ये सुषुप्त अवस्था 3 प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती बेटा, एक होती है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, ये तुम्हारी 12वीं किताब में लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, द्वितीयक सुषुप्त अवस्था, और तीसरी है
बलकृत सुषुप्त अवस्था। कितने प्रकार की है बेटा? पर इनको अंग्रेजी में कहते हैं इनेट, इंड्यूस्ड और एनफोर्स्ड, है ना। इसको कहते हैं जन्मजात। क्या कहते हैं बेटा? जन्मजात सुषुप्त अवस्था। दूसरी होती प्रेरित सुषुप्त अवस्था। और तीसरी बलकृत ही है ना। तो जन्मजात, प्रेरित और बलकृत, तीन प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। अब इनको बहुत ध्यान से समझना है ना। यदि मान लो कि हमने, कई बार क्या होता है कि बीज वानस्पतिक रूप से परिपक्वता तो प्राप्त कर लेते हैं, उनको मालूम है कि बहुत जल्दी अगर पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे, तो वो वानस्पतिक परिपक्व हो जाते हैं। पर उनके अंदर भ्रूण का विकास जो है वो भंडारण के समय में होता है। नहीं समझे? मतलब खाना वाना तो, बीज चोल तो सब बन गया, पर अभी भ्रूण छोटा है, वो अंकुरित होने के लायक नहीं है। जब अपन उसको घर लाके रख देते हैं, वो बीज के अंदर ही अंदर भ्रूण का विकास चलते रहता है। तो अपरिपक्व भ्रूण होता है किस समय? जब अपन कटाई करते हैं उस, बीज तो बन गया, सब मामला रेडी है, पर भ्रूण कैसा है? अपरिपक्व है ना। या तो उसका बीज चोल इतना कठोर है। कई बार देखो, कोई भी स्पीशीज क्या चाहती है कि वो इस प्रकृति में बनी रहे, ऐसा अपन ने उसमें देखा खरपतवार विज्ञान में। तो ऐसे ही हमारे फसलों के बीज भी तो इस प्रकृति में बने रहना चाहते हैं। मान लो इस साल बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई, 3 साल सूखा पड़ गया, तो इस हिसाब से तो दुनिया का सोयाबीन ही खत्म हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बीजों ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि अभी नहीं उगेंगे, साल भर बाद उग जाएंगे, 2 साल बाद उग जाएंगे, 10 साल, ताकि उनकी जो स्पीशीज है इस प्रकृति में बनी रहे। तो उन्होंने सुषुप्त अवस्था डेवलप कर ली कि विपरीत समय आएगा और अपन, हाँ, सो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, उगेंगे ही नहीं। तो अगर कठोर बीज चोल या भ्रूण के विकास के न होने के कारण कोई सुषुप्त अवस्था है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जन्मजात या प्राथमिक, मतलब पैदाइशी गुण है, रहेगा ही। जैसे इमली का बीज है, इमली देखा तुमने? अगर उसको अपन अभी बुआई करें तो वो 6 महीने से लेकर साल भर बाद उगेगा। अपन उससे पूछे कि क्यों? बोले मेरा बीज चोल बहुत कठोर है, ये पहले डिकम्पोज होगा सॉइल में, उसके बाद मैं जल का अवशोषण करूंगा और फिर उगूंगा। समझ में आया? जैसे दलहनी बीजों में भी क्या पाया जाता है? कठोर बीज। कपास और भिंडी में भी क्या पाया जाता है? भिंडी के तो तुम जानते ही हो खुद ही। हेलो हेलो, मैं बोलूंगा जब तो आवाज आएगी ना बेटा। चल, तो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था किसको कहेंगे? जो पैदाइशी गुण है, जो पाया ही जाता है, उस फसल में हो गई हो। जैसे अपन कहते हैं आलू में 3 से 4 महीने की सुषुप्त अवस्था पाई जाती, पहले वाली मूंगफली में सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, संकर धान में भी सुषुप्त, मतलब वो पौधा खड़ा खड़ा सो जाता है, आप 5-10 दिन आपको ग्रोथ दिखाई ही, किसान टेंशन में आ जाता है कि यार ये क्या हुआ है, तो फसल बढ़ना ही बंद हो गई अचानक। फिर जाग जाता है, हा 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 हा। अपन पूछो क्या हो गया, तो बोले मैं सो रहा था। तो ये वाली हो गई कौन सी? जन्मजात। दूसरी होती प्रेरित सुषुप्त अवस्था, कि बीज तो अंकुरण के लिए तैयार था, पर अचानक कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसने अपने आप को कायम डाल लिया सुषुप्त अवस्था में। ऐसा कब हो सकता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, है ना, तापमान के कम या ज्यादा होने के कारण, या किसी जहरीले रसायन के प्रभाव से, है ना। उसको लगा कि यार CO2 की सांद्रता तो अभी है ही नहीं मार्केट में, मैं अगर कोशिश भी करूंगा अंकुरित होऊंगा, मर जाऊंगा, इसलिए वो क्या करता है? सुषुप्ता। तो किसी बाहरी कारक के कारण, चाहे वातावरणीय परिस्थितियां हो, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे तेज धूप हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे CO2 की कमी हो, ये सब अवस्थाएं जब सुषुप्त अवस्था का कारण बनती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? है ना। तो वातावरणीय परिस्थितियों से क्या होता है? या कोई केमिकल का प्रभाव अगर पड़ जाए तो,
या तो फिर कोई हार्मोन। हार्मोन कौन सा डालता है सुषुप्त अवस्था में, पता है तुमको? ए बी है, सुषुप्त अवस्था पैदा करता है। प्रश्न आता है सुषुप्त अवस्था के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है बेटा? ए बी है। अब तीसरी सुषुप्त अवस्था बलकृत, ये मुख्य रूप से खरपतवारों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बेटा? है ना। मान लो कि हमने कभी ऐसे जुताई करी खेत की, वो खरपतवार का बीज ऊपर पड़ा था, बिल्कुल तैयार था, उसको डाल दिया 30 सेंटीमीटर नीचे। अब वो अगर वहां जाके अंकुरित हो भी जाए तो बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है? सुषुप्त अवस्था। कब तक सुषुप्त अवस्था? जब तक वो बाहर नहीं आ जाता है ना। तो बीज का गहराई में चले जाना कौन सी सुषुप्त अवस्था का कारण बनता है? और ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती है ना। या अंधेरे में चले जाना, अंधेरे में भी बहुत सारे बीज यूं सोचते हैं कि मैं गहराई में चले गया। बिल्कुल प्रकाश जब नहीं मिलता है ना उसको बहुत दिन तक, तो उसको पता चल जाता है कि अब मामला गड़बड़ हो गया है ना। मुख्य रूप से सुषुप्त अवस्था कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? इस प्राथमिक सुषुप्त अवस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं इनेट। इस प्रेरित सुषुप्त अवस्था को हम कहते हैं इंड्यूस्ड। और इस बलकृत को हम कहते हैं एनफोर्स्ड, जबरदस्ती। चलो अब लिखना चाहोगे कुछ है? एक और लिख लेते हैं, सुषुप्त अवस्था को तोड़ना, फिर इसके बाद लिख लेना। अच्छा, ये सुषुप्त अवस्था हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? हाँ, कैसे? हमारे लिए तो हानिकारक है। फसलों के लिए, पौधों के लिए भले, खुद के लिए लाभदायक होगी। घर पे हम तो 20 लाख बोए तो उगना चाहिए, है ना। तो इसको कहेंगे डोरमेंसी ब्रेकिंग। पहला नंबर लिखेंगे बीजों को खुरचना। क्या करेंगे? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केरिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन अलग होता है ना, स्केरिफिकेशन अलग होता है। देखो अभी अपने को पता चला इमली का बीज है, वो कब उगेगा? लगभग साल भर लग जाएगा। तो अपन उसको एक रेतड़ी पे घिस दे। रेतड़ी समझते हो ना तुम? वो जो प्रयोग करते हैं लोग चीजों को घिसने के लिए, फॉइल कहते हैं उसको। फॉइल क्या कहते हैं? हाँ, रेती। या वो सैंड पेपर आता है, रेजमाल, तो उस पे घिस दो तो उसका छिलका क्या हो जाएगा? बाहर ही घिस जाएगा। उसको पानी, जैसे ही पानी मिलेगा वो अंतर शोषण शुरू कर देगा, है ना। तो कठोर बीज चोल के लिए क्या करते हैं अपन? खुरचना। जैसे दलहनी फसलों में अपन ये उपाय कर सकते हैं, है ना। कई सारे बीज ऐसे होते हैं जिनको ऐसे कूट कूट के मोगरी से फिर बुआई करना पड़ती है। क्यों करना पड़ती है? बीज चोल तोड़ना पड़ता है। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक में तो अपन क्या करेंगे? घिस देंगे उसको। और रासायनिक में क्या करेंगे? H2SO4 से। किस में करते हैं अपन? कपास। डिलिंटिंग करते हैं, याद आया? 10% H2SO4। 1 किलो या 1 लीटर H2SO4 में 10 किलो बीजों को थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। जिससे क्या होता है, उसके ऊपर का जो बारीक वाला रेशा होता है जिसको अपन फज कहते हैं, वो भी जल जाता है और बीज भी मुलायम हो जाता है, जिससे अंकुरण का प्रतिशत बढ़ता है। तो वो कौन सा सिस्टम है? वो स्केरिफिकेशन। वो भी कौन सा वाला? रासायनिक। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? अभी अपन ने देखा कि कौन सा रसायन जो है वो सुषुप्त अवस्था को बढ़ाता है? ए बी ए बढ़ाता है। तोड़ने का काम कौन करेगा? जिब्रेलिन
ये GA3 लिखता हूं, समझ में आ जाता है क्या तुम्हारे? सही बताना। और कौन? साइटोकाइनेन। और कौन? इथाइलिन भी तोड़ता है बहुत जगह, है ना। स्ट्राइगोल भी तोड़ देता है, बहुत सारे ऐसे रसायन है जो तोड़ देता है। अच्छा, सबसे तेज कौन तोड़ता है? KNO3। पोटेशियम, ये तो उर्वरक है यार, याद आया कुछ कुछ? कितने % नाइट्रोजन? 13,044। 13,044 मतलब 13% नाइट्रोजन, 0 फास्फोरस और 44 पोटेशियम, है ना। अगर इसका 1 से 3% का घोल बनाया जाए, ये तुरंत सुषुप्त अवस्था को तोड़ता है। तुरंत मतलब तुरंत, हाँ तो हाँ। अच्छा, एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं थायोयूरिया। 1% क्या लेना है? थायोयूरिया। और 5 से 10 ppm क्या लेना है? जिब्रेलिक अम्ल। ये आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आता है ना कि आलू की सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? 1% थायोयूरिया और 5 से 10 ppm जिब्रेलिक अम्ल, है ना। आलू में प्राकृतिक 3 से 4 महीने की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। अगर उस अवस्था में हमने बुआई कर दी कंदों की तो नहीं उगेंगे, उसके बाद तो घर में पड़े पड़े उगते हैं, है ना। अच्छा, सुषुप्त अवस्था पैदा करने के लिए प्याज में किसका छिड़काव किया जाता है? मैलिक हाइड्रोजाइड। वो सब हॉर्टिकल्चर का मैटर है, इसलिए मैं इधर उसको जबरदस्ती इन्वॉल्व नहीं करता, है ना। अब एक ऊष्मा उपचार भी दिया जाता है जिसको हम तापीय उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तापीय उपचार। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है शीत उपचार। शीत उपचार में हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ बीज ऐसे होते हैं, है ना। देखो, बीजों को जो प्राकृतिक उनका डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन किए। अब बीजों में कोई कैलेंडर लेके तो घूम नहीं रहा, बीज के कितने महीने हो जाएंगे, कौन सा महीना आएगा, जब उगूंगा, तो वो पड़े रहते हैं। वो सिर्फ महसूस करते हैं कि अच्छा अभी बारिश खत्म हुई है, अच्छा अब ठंड आ गई है, फिर उग जाएंगे बाद में। इसका मतलब उनको अगर जबरदस्ती फ्रिज में रख दो तो वो उग ही जाएंगे। इसको क्या कहते हैं अपन? स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। बीजों को कम तापमान पर रखने से उनकी सुसुप्तावस्था समाप्त हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ भाई हो गया समय, अब उग जाओ। अरे कोई घड़ी देख के थोड़ी जी रहे हो। एक होता है तापीय उपचार। उसमें क्या करते हैं अपन? इसको हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इससे क्या होगा? बीजों को हल्का सा गर्म तापमान पर रखना पड़ता है ना। कभी कभी गर्म पानी में रखते हैं, कभी कभी गर्म गर्म वायु से उपचारित करते हैं, धूप दिखत। इससे उनकी सुसुप्तावस्था टूट जाती। और एक होता है एकांतर उपचार। इसका क्या मतलब है? एक बार ज्यादा पे रखते हैं, एक बार कम पे रखते हैं, फिर ज्यादा पे रखते हैं, फिर कम पे रखते हैं। इससे क्या है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मौसम बार बार बदल, पर आधे आधे घंटे में नहीं रखना है। 2-4 दिन थोड़ा ज्यादा तापमान, फिर थोड़े दिन कम तापमान। क्लियर है मामला? इसके अलावा बहुत सारे हम अन्य उपचार करते हैं। ये सुषुप्त अवस्था के उपचार नहीं, ये बीज के अलग अलग उपचार है। जैसे एक हम करते हैं सौर उपचार। क्या करते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं हीट ट्रीटमेंट नहीं, सोलर ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? सोलर ट्रीटमेंट किसने दिया? और उधर किसने दिया था खरपतवार में? सोलराइजेशन यादुराज ने। याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन रहता है ना। यादुराज खरपतवार है और लूथरा सोलर ट्रीटमेंट। इन्होंने कहा कि धूप में अगर अपन बीजों को रखते हैं, काय में रखते हैं बेटा? धूप में।
तो उनका टेम्परेचर हो जाता है 50 से 60 डिग्री के आसपास, है ना। वैसे ये टेम्परेचर भंडारण के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पर जब हम कटाई के बाद बीज लेके आते हैं उनमें नमी की मात्रा ज्यादा हो, तब ये उपचार अपने को करना चाहिए। इससे कई सारे रोग जो है वो कम हो जाते हैं ना, कीटों का एवं रोगों का प्रकोप कम होता है। कौन से रोग का कम होगा? गेहूं में निमेटोड, गेहूं में ईयर कोकल के लिए करते हैं ना। वैसे भी नमी कम होगी तो रोगों का प्रकोप कम हो ही जाता है। क्लियर है मामला? फिर एक उपचार और करते हैं अपन, जिसको कहते हैं गर्म जल या गर्म वायु उपचार। ज्यादा हो रहा है क्या मैटर? ये मुख्य रूप से किस में किया जाता है बेटा? गन्ने में किया जाता है। किस में किया जाता है? देखो क्या करते हैं, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का पानी लेते हैं। कितना पानी लेते हैं? और इसमें 5 से 10 मिनट तक गन्ने के सेट को डुबा के रखते हैं। जिससे क्या फायदा होता है? लाल सड़न, किसका प्रमुख रोग है बेटा? एवं वायरस का प्रकोप कम होता है। साथ ही साथ अंकुरण का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज में बदल जाती है, तो इससे अंकुरण का प्रतिशत भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है मामला? चलो लिख लो, अब बस बहुत हो गया। यहां तक लिख लिया? ये नहीं लिखा पीछे वाला? ये वाला ये? और आगे? और आगे? ये सबसे पहले पहुंचा दूं यूं? ये लो, लिखो। ये तो लिख लिया, आगे लिखो। अरे बेटा ये एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है ना। अच्छा, मैं वो भी बता दूं ऐसा क्यों चाहते हो, क्योंकि हेडिंग लिख रखी है बीच में। लिख लो। जो भी हेडिंग लिखी है, अगर जीवन क्षमता लिखी है तो उसके बराबर जगह छोड़ दो 8 लाइन। अगर सुषुप्ता अवस्था लिखी है तो उसके बराबर जगह छोड़ दो। मतलब तुम पूरा सिस्टम चेंज कर देना चाहते हो खाली एक हेडिंग के चक्कर में। तुम सोचो अगर तुम सुपरवाइजर की जगह कलेक्टर बनते तो क्या होता। इसलिए नहीं बन पाए। तुम संविधान बदलने की कोशिश करने वाले लोग। इसको ऊपर कर दो, उसको पीछे कर दो, इसको आगे कर दो। अरे भाई खुद एडजस्ट होना है। सिस्टम नहीं पढ़ना है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। हम्म।
बात नहीं करना रे, लिखते लिखते कौन बात करता है यार। देखो मैं तुमको बता दूं, लिखना भी एक प्रकार से याद करना होता है। लिख लिया। नौजवानों, आगे बढ़ा दूं? मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम ही धक्का दे रहे हो मुझे। बढ़ा दूं? डबल एओ का रिजल्ट आ गया, बताया तुमको? एओ का डबल एओ वाले तो रह गए बेचारे, अभी बहुत लंबे जाएंगे। कब हुई थी एओ परीक्षा? है 20 अप्रैल को। जल्दी आ गया रिजल्ट। पर अभी उनकी भर्ती, ज्वाइनिंग बहुत समय लगे कार्मिक विभाग से अप्रूवल लेने का। हाँ बन तो गए, सरकारी नौकरी का ये है कि बन जाते हैं। एमपी में एक बार 2013 में एक वैकेंसी आई थी, आ रही होगी।
तो जो फोर्थ ईयर रनिंग वाले बच्चे थे उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया कि हमको भी भर्ती करो, हम भी फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं। वो परीक्षा बहुत लंबे समय तक नहीं चली, फिर कैंसिल हो गई। फिर 2020 में वापस आई, फिर स्टे लगा दिया। किसने लगा दिया? फोर्थ ईयर। तुम सोचो जो 2020 में फोर्थ ईयर में आए वो 2013 में कहां होंगे? 9th पढ़ रहे होंगे बेचारे। फिर 2022 में निकली, 23 में ज्वाइनिंग हुई। 10 साल उन बच्चों का जीवन खराब हो गया जिन्होंने स्टे पहली बार लगाया था। बड़ी मुश्किल से सरकार नौकरी देना चाहती, सरकार चाहती ही नहीं किसी की नौकरी देना। बात याद रखना जिंदगी में। तो मतलब वैकेंसी निकलवाने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है ना, इसका मतलब सरकार नौकरी देना नहीं चाहती। उनको मालूम है जब कृषि विभाग 4 आदमी मिलकर चला रहे हैं जिले भर का, क्यों 40 को तनख्वाह देना? और सरकार के नियम ही अलग है, तनख्वाह भी दो तुमको, फिर पेंशन भी दो तुमको, छुट्टियां भी दो। बंद हो जाएगी आने वाले 10-15 सालों में सरकारी वैकेंसियां। और भगवान ने चाहा तो ये जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ना, ये खुद प्राइवेट में ऑटोमेटिक चले जाए। तुमको पता ही नहीं अभी क्या सिस्टम चलता है मार्केट में। अडानी ने स्कूल में कदम रख दिया है, पता है तुमको? उसने ठेके पे ले लिया सरकारी स्कूल भी और सरकारी मास्टर भी। मतलब जो मास्टर पिछले 30 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी का आनंद ले रहे हैं, अब वो 8 बजे उठ के स्कूल की तरफ दौड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले यार वो नया मैनेजर आया है। मैनेजर कौन सी कंपनी का? अडानी का। बोले वो अटेंडेंस शॉर्ट कर देता है, छुट्टियां अप्रूव करवाना पड़ती है प्राइवेट की तरह। कारण बताओ। खूब मजे करे जीवन में सरकारी मास्टरों ने, करे कि नहीं करे? उसका रिजल्ट ये देखो बेटा हुआ अपने सामने ही। तो एक बच्चे 12 साल पढ़ा, उसको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आए। 12वीं पास बच्चा आईआईटी कर लेता है भाई। चले आगे। वो लाल प्रकाश उपचार नहीं लिखा क्या तुमने? तंबाकू का अंकुरण बढ़ता है लाल प्रकाश से। कल बताया था ना बल्ब चालू करने का। अच्छा, कई बार ऐसे खरपतवार भी खड़े रहते हैं जो केमिकल छोड़ते हैं और अंकुरित नहीं होने देते बीजों। देखा तुमने? अपन ने खरपतवार में पढ़ा था, जंगली जई, क्वेक घास, गेहूं और मटर के अंकुर रोकता। अरे खरपतवार खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, पूरी किताब लिख रखी है उस पे लोगों ने। नहीं, वो मैं वही पढ़ रहा था अभी, टीके दास सुबह। हर खरपतवार में श्वसन रोग लिख रखा, मूत्र रोग, प्रजनन रोग, अपने सारे कॉन्सेप्ट ही हिला दे वो। अपन पढ़ते गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार जंगली जई है, उसने 4-5 लिख रखे, ये लो गेहूं सा भी है। फिर चारों ऑप्शन सही दिखाई देने लगते हैं। हमने पढ़ा हिरणखुरी गेहूं में आपत्तिजनक खरपतवार है, उसने जंगली जई भी कर दिया, गेहूं सा भी कर। मैं क्या कर सकता हूं तू बता।
तार हिलाऊं है, हिला दो, यही काम बचा है। एक काम कर, तू इधर आ गया, उठा बैग झोले चढ़ने, जल्दी आ, आगे आजा, आगे यहाँ आजा, यहाँ आजा आजा आजा, मैं तेरी समस्या का हल कर देता हूँ, टेंशन ही खत्म। अभी इसको ऐसा लगे कि सर ने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, अब कल से यहीं बैठना है, फिर ये बंद हो जाएगी तो वहां बैठा हूं मेरे सामने। ऐसी समस्या जिंदगी में आना चाहिए। सुपरवाइजर बनना है क्या? कौन सी वाली टीवी पसंद है? ये भी बंद हो गई, देख वो वाली। यहाँ तेरे पास दो ऑप्शन है, यहाँ बैठेगा तो एक ही है, और पीछे दो तीन तुम्हारे दिख रहा है उस टीवी में, तुम भी आ जाओ, बहुत जगह है। आगे कर दूं? अल्टरनेट का मतलब होता है एक बार गर्म करना, एक बार ठंडा करना। हाँ, अल्टरनेट टेम्परेचर ट्रीटमेंट, एकांतर ताप उपचार। यहाँ ताप ऐड कर लेना बेटा, है ना, ये तीनों तापी उपचार ही है ना। अल्टरनेट टेम्परेचर ट्रीटमेंट लिख लो। हाँ, लूथरा, मैंने क्या लिख दिया? कहाँ लिखा है लूथरा? लूथरा, लूथरा। लूथरा को नहीं जानते तो? अरे यार, कौन है लूथरा? जिसने सौर उपचार दिया। बोल तो ऐसे जैसे जैसे मेंडल मूसा जी लगते हैं अपने। किसके लिए? हाँ, भिंडी के लिए भी करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए। फिर वो अपना कोर्स इतना बड़ा हो जाए बेटा, अपन आउट ऑफ सिलेबस चल जाए, मैं वही समझा रहा हूँ इतनी देर से। फिर हर खरपतवार का नाम, कुल, और हर बीज में पृथक्करण, दूरी पढ़ोगे तुम बेरू बन जाओ। 150 फसलों में अलग अलग दे रखी। अपने को वो काम की चीज निकालना है जो अपनी एग्जाम में आ सकती है। बीएससी एजी, एमएससी एजी सब एग्रीकल्चर में ही होता है। पचास से 55 डिग्री सेल्सियस का पानी या 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की हवा भी प्रयोग कर सकते हैं अगर पानी नहीं हो। 5 से 10 मिनट उपचार करना है। क्या हो गया? ये अभी आया क्या? वाह बेटे, अच्छा आदमी आगे आया जिंदगी में। आगे कर दो बेटा इसको। एक तो तुम्हारी लिखने की स्पीड इतनी तेज है। आगे कर दो। एक तो किसका है? तो जीवन क्षमता वाला है ना, उसको वापस लाना पड़ेगा उठा के। चलो बेटा इधर आ जाओ, गांव बाहर। अपने को इन्होंने जगह नहीं दी बच्चों ने यार। चलो, लिख लिया है।
सर हीट ट्रीटमेंट बताओ सर, स्ट्रेटिफिकेशन क्या, देखो खाली नाम लिखना है कि ये सारे उपचार बीज से संबंधित है ना। मैंने नहीं बताया क्या तुमको स्ट्रेटिफिकेशन? तो ठंडा करते हैं बीज को, इसको को क्या कहते हैं, शीत उपचार या स्ट्रेटिफिकेशन। फ्रिज में रखते हैं थोड़े दिन के लिए या कम तापमान पर रखते हैं, इसी को क्या कहते हैं अच्छा वो अंग्रेजी हिंदी में लिख दी मैंने। तापी उपचार में क्या करेंगे बेटा, बीज को गर्म करेंगे, है ना, या तो ठंडा करेंगे, या तो गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे फिर गर्म करेंगे। कितना क्या क्यों कैसे ये सब अपनी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। सुपरवाइजर की एग्जाम 12th के बेस पे ली जाती है। तुम बात समझते क्यों नहीं हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी मैंने तुमको कहा 25 खरपतवारों के वैज्ञानिक नाम परीक्षा में आएंगे, वो याद नहीं किया ना तुमने। हाँ, खाली नोट्स बनाने के शौकीन हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सोयाबीन में कौन सा शाकनाशी डलता है? इमेजा थाइपर और मेट्रिब्यूचिन, ये याद करना है ना। रोज पढ़ना। अभी तुम्हारा टेस्ट है ना, उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आएंगे, और कौन से आएंगे, स्टेटमेंट्स भी आएंगे, और सही जोड़ी 25 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसकी तैयारी भी करना है। किस में से आएंगे? वीट साइंस में से। सीड साइंस नहीं डाल रहा हूं अभी उसमें। चलो चले आगे। अरे चलो यार प्लीज, एक बार लिखने लगते हो तो पीछा ही नहीं छोड़ते हो तुम फिर उसका। लिखो जल्दी, कम ऑन, फास्ट। ना 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 ना। हम्म। सर ने तो ये बताया कि मृत बीजों का रंग बदल जाता है, ना कि जीवित बीजों का। बेटा एक ही सर से पढ़ना है जिंदगी में, 4-5 सर करेगा सरसराहट आ जाएगी दिमाग में। एग्रीकल्चर में सर की तो दिक्कत है खाली। नहीं, अभी एक सुबह मेरे पास डाउट आया, बोले सर एक सर ने तो लिखा है कि पत्थर चट्टा पथरी का उपचार करता है क्योंकि उसमें पत्थर आता है नाम में। मैंने कहा बता दिया होगा यार, सब करते हैं, मत चिंता कर। बोले आपने तो गोखरू पढ़ाया है। मैंने कहा तुझे जिस पर ज्यादा भरोसा हो। चले आगे बेटा। छोटू, ये लिखना है? क्यों नहीं लिखना, लिखो। हैं? नौजवानों,
लोग धड़ाधड़ शादियां कर रहे हैं यार, तुम्हारी कब होगी? तुमको इतना भरोसा है? देखो कुंवारों में हलचल मच गई। चले आगे। नहीं चले। लिखो। ये कहां चले गया भाई? लिखो, बीजों में यांत्रिक क्षति के लिए, अभी तो लिख ही रहे हैं, पता नहीं। जनी लिखो भैया, जनी जनी। बीजों में यांत्रिक क्षति के लिए अभी ये तो लिख लेने दो यार, लिखो जल्दी। बीजों में यांत्रिक क्षति के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। कौन सा किया जाता है बेटा? फेरिक क्लोराइड परीक्षण। ये कब पूछा गया पता है तुमको? हाँ, यांत्रिक क्षति के लिए। ये जो ना प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स का टॉपिक है, बीज विज्ञान, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बीएससी एजी में एक सेमेस्टर में पूरा चैप्टर रहता है, एक सब्जेक्ट सीड टेक्नोलॉजी। हम पढ़ते थे तब फर्स्ट ईयर में भी होता था, फोर्थ ईयर में सेकंड सेम में भी होता था, 2 बार। चले आगे। नौजवानों, अब देखो, एक टॉपिक है छोटा सा जिसको हम कहते हैं बीज उत्पादन प्रक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? पहले समझना फिर लिखना है ना। तुम हेडिंग पहले ही लिख लेते हो, फिर परेशान होते रहते हो। अब मुझे बताओ कि बीज उत्पादन करने के लिए अपने को क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। एक तो फसल और उसके किस्म का चुनाव। एक तो अपन फसल उगाते हैं मंडी में बेचने के लिए। काय के लिए बेटा? एक अपन वो फसल उगाएंगे जिसका प्रयोग आने वाले समय में किसान किस रूप में करेंगे? बीज के रूप में। तो ये पूरा चैप्टर किसके उत्पादन से संबंधित है? बीज के उत्पादन से संबंधित है ना। तो बीज उत्पादन प्रक्रिया में सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन? फसल एवं किस्म का चुनाव। अब मैं अगर इसमें लिखाते जाऊं कि फसल जो है वो अपनी जलवायु के हिसाब से चयन करना चाहिए, नहीं समझे? जैसे राजस्थान में उगाना हो तो ऐसी फसल लेंगे जो राजस्थान में अच्छी होती है। जबरदस्ती आलू का बीज यहाँ उगाने जाएंगे तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। तो ये सब सामान्य ज्ञान की बातें, इनको लिखवाते जाएंगे तो अपन अमर हो जाएंगे फिर पढ़ते ही पढ़ते। तो फसल और किस्म का क्या करना है? चुनाव करना है। फिर दूसरी बात इसमें देखना है कि ऐसी मृदा का चुनाव करना है जो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है। ना तो अम्लीय होना चाहिए, ना लवणीय क्षारीय होना चाहिए, है ना। पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होना चाहिए, कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो एक एग्रीकल्चर वाले बच्चे के दिमाग में पहले से ही रहती है। फिर मैं लिखूं बुआई का समय, बुआई की गहराई, कतार व्यवस्था,
पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी निश्चित रखना चाहिए। ये भी अंडरस्टूड है। अपन चाहे तो सब कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पूरा बोर्ड भर देंगे, है ना। तो बुआई का समय, बीज दर, फसल अंतरण, सब जो वैज्ञानिकों ने अपने को पहले से ही बता रखा, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। फिर अपन क्या लिखेंगे, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, है ना, खाद एवं उर्वरक की संस्तुत मात्रा, पृथक्करण दूरी, कीटों एवं रोगों का प्रबंधन, समय पर कटाई, गहाई एवं भंडारण। ये सब वैसे ही करना है जैसे हम सामान्य फसलों का करते हैं उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए। यहां खाली एक्स्ट्रा चीज क्या है, पृथक्करण दूरी। बाकी देखो सब वही है जो अपन नॉर्मली फसल उत्पादन के दौरान अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। खाली यहाँ एक चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना, वो क्या है, पृथक्करण दूरी। पर बीज विज्ञान में ये जो भंडारण है, ये भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे अपन बेटा, बीज का भंडारण। अब देखो, बीज का भंडारण हम कहां करते हैं ये बताओ। वेयर हाउस में। कहां करते हैं बेटा, वेयर हाउस समझते हो तुम लोग, सच सच बताना। हाँ, वो बड़ा गोडाउन जहां बीज रखते हैं उसको क्या कहते हैं, वेयर हाउस में बीजों को जमीन पे कभी भी नहीं रखना चाहिए। कहां नहीं रखना चाहिए बेटा, क्यों नहीं रखना चाहिए, फफूंद आ जाती। तो अपने को कुछ चीजों का यहां ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज का ध्यान रखना है कि दीवार से दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, और जमीन से ऊंचाई 50 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। जमीन से ऊंचाई कितनी होना चाहिए बेटा, और दीवार से दूरी 10 सेंटीमीटर होना, मतलब ना तो दीवार के सहारे करेंगे ना। दूसरा, बीजों के भंडारण में हमेशा नई बोरियों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, पुरानी वाली बोरियां लाएंगे तो उसमें फफूंद हो सकती है, किसी कीड़े के अंडे भी हो सकते हैं। हमेशा नई बोरियों का। दूसरा, बीजों का जो भंडारण है वो हमेशा पिरामिड की संरचना में करना चाहिए। पिरामिड की संरचना किसको कहते हैं अपन, ये कौन सी संरचना है, मतलब यूं भी ऐसे जाएगी बोरियां और यूं भी कैसे जाएगी, ऐसे, है ना। तो बीज का भंडारण हमेशा पिरामिड की संरचना में करना चाहिए। ठीक है। बीजों के भंडारण के समय तापमान 10 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है ना। अगर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, अंकुरण क्षमता जो है वो कम होने लग जाएगी। मतलब फ्रिज में बीज को नहीं रखना है, ना ही कोल्ड स्टोरेज में रखना है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होता है बेटा, लगभग 4 डिग्री से 1 से 4 डिग्री तक हो सकता है ना। हमेशा कहाँ रखना, वेयर हाउस में, है ना। तो बीजों के भंडारण के लिए उपयुक्त ताप कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, है ना। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं भंडारण में तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए तो भंडारण क्षमता दोगुनी हो जाती, 10 डिग्री कम करने पर दोगुनी, नमी प्रतिशत 1% कम करने पर दोगुनी। पर ये सब बातें साइंटिफिक, ये फालतू बातें हैं। मुझे बताओ, मूंगफली का बीज है 5% से कम नमी में भंडारित करेंगे, अगर 4 पे कर दिया तो डबल, और 3 पे कर दिया तो और डबल, और 2 पे कर दिया तो और डबल।
ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लिखा भी हो किसी ने तो अपन इस बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। चलो फिर नेक्स्ट, सबसे ज्यादा नमी प्रतिशत जो है मायने रखता है, कौन मायने रखता है? नमी प्रतिशत में अपने को अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखना है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आपसे नॉर्मली पूछे कि अनाज के लिए नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए, 10 से 12%। पर गेहूं के लिए पूछे तो 12%, और धान के लिए पूछ ले तो 14%। दलहनों के लिए कितना होना चाहिए? कुछ लोग मसाले भी ऐड कर देते हैं इसी में, 8 से 10%। तिलहनों के लिए, तिलहन के लिए 6 से 8%। अच्छा, मूंगफली का केस ही अलग जाता है, तो मूंगफली के लिए 9% से कम, और मूंगफली के दानों के लिए 5% से कम। अगर अधिक पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कवक जनित रोगों का प्रकोप हो जाएगा, है ना। तो अधिक ताप एवं अधिक आर्द्रता होने पर, देखो अपन ने लिख रखा 65 से 100%, फफूंद जनित रोगों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अधिक ताप मतलब थोड़ा ज्यादा, अपने बारिश में नहीं हो जाती उमस, ये दोनों को मिला के अपन क्या कहते हैं? उमस। ज्यादा उमस होने पर क्या हो जाएगी? फफूंद जनित रोगों की वृद्धि हो जाएगी। अब ऐसा कहा जाता है कि मूंगफली में अधिक नमी पर भंडारण करने से क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये 5 बेच वाले तो बता सकते हैं, इन्होंने मूंगफली खेती पढ़ ली है अभी। क्या हो जाएगा बेटा? एक फफूंद बनती है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर, तो वो करती है कॉलर रोड, फ्लेवर्स, फ्लेवर खराब करती है ना। और ये एस्परजिलस फ्लेवर्स किसका निर्माण करती है? एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? ये विष है, विष। क्या है बेटा? का निर्माण कर। कभी कभी अपन मूंगफली खाते हैं, कड़वी लगती है ना, वो इसी के कारण लगती। खाना नहीं चाहिए, वैसे खा सकते भी नहीं हो, कड़वी वाली खा सकते हो हैं, खा ले तो मर भी सकते हैं, इसलिए थूक देना चाहिए। तुम खा सकते हो उसको? नहीं खा, तुरंत बाहर थूक देता है आदमी। चलो, फिर मैं भूल जाऊंगा यार। देखो अभी तक क्या कर लिया अपन ने। हाँ, अब भंडारण में सबसे ज्यादा हानि कौन करता है? कीड़े करते हैं। कौन करता है? कीट। फिर और कौन करता है? चूहे, चूहे। और कौन करता है? पक्षी, है ना। खुले में भंडारण करो तो तोते आ जाते हैं बोरियों के ऊपर, बोरियां फाड़ भी देते हैं वो। अब कीटों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? कौन है? कपरब रंग का नाम बताओ। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ये 5% से कम नमी पर भी हानि करता है। इसका मतलब कम नमी और कम तापमान कर देने से कीटों का प्रकोप कम होता है, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? दोनों के लिए, खपरा भृंग एवं चूहा, इनके लिए अपन प्रयोग करते हैं धूम्रकनाशी का। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? है ना, भंडारण का सबसे अच्छा उपाय क्या है कीट नियंत्रण का? धूम्रकनाशी। और धूम्रकनाशी में कौन आता है? सेल्फोस। नाम सुना तुमने कभी? सेल्फोस का वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्यूमिनम फॉस्फोइड। कुछ लोग एल्यूमिनियम लिख देते हैं ना, दोनों एक ही चीज। अब ये कौन सी गैस निकालता है बेटा? फॉस्फेन। और ये धूम्रकनाशी कहां जाकर असर करते हैं? श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, है ना।
इसके अलावा इसका प्रयोग कैसे करते हैं? 2 से 3 गोली रोज सुबह शाम पानी के साथ, भूखे पेट जल्दी मर जाओ। 1 टन अनाज में कितनी गोली रखना है? 2 से 3। अच्छा, अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें बेटा? मिथाइल ब्रोमाइड का, तो ये डलता है 3 से 5 ml प्रति क्विंटल अनाज। टन में करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30 से 50, है ना। 1 क्विंटल 1 टन याद करने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों लिख देता हूं, ठीक है। तो 2-3 गोली खा लो, या तो फिर मिथाइल ब्रोमाइड। अरे तुमको नहीं खाना है भाई, तुम भंडारित होना चाहते हो क्या? ठीक है। चलो अब थोड़ा सा लिखो तुम। और पीछे, और पीछे। जो आदमी विमल खा के भी जिंदा रह सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। तुम देखो टाइगर श्रॉफ विमल खाते खाते क्या बन गया? एक्टर बन गया। अक्षय कुमार, अजय देवगन। मैं सोच रहा था कि ये कुछ जिम विम जाते होंगे। मैं जबरदस्ती काजू बादाम खा रहा हूं, कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। हाँ, आज पता चला। तुमने ट्राई तो नहीं किया कभी? अच्छा, कुछ बच्चे मन ही मन में सोच रहे, गुरुजी हमको समझ क्या रखा है आपने, विमल विमल तो बहुत छोटी चीज है हमारे लिए। सही है ना? हैं? लिखो। थ्रेसिंग। तो अविनाश का भतीजा है क्या? अविनाश का भतीजा है क्या? तो पहचानता है अविनाश को? ग्वालियर का है तो? कौन है रे अविनाश का भतीजा है? उसका फोन आया था मेरे पास कि सर हमारे भतीजे का ध्यान रखना। तुम्हें इसको ये तो नहीं? वाह, ये है क्या? ये नहीं है। अरे मेरा जूनियर है, प्रोफेसर है। चले आगे। बात करोगे तो आगे निकाल दूं मैं। लिख लो, फटाफट लिखो यार। कटाई के बाद थ्रेसर में डालते हैं, ये गहाई कहलाता है, थ्रेसिंग। और भंडारण,
संस्तुत की मात्रा, संस्तुत का मतलब होता है रिकमेंडेड, जो वैज्ञानिकों ने बता रखी है उसको कहते हैं संस्तुत। तुम क्या भयंकर सुपरवाइजर बनने वाले हो। देखो ये 8-9 वाले नए नए आए, इन्होंने वो कहानी नहीं सुनी अभी, है ना। बताया था ना मैंने तुमको। इसलिए ये कर रहे हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। है तुम्हारे दोस्त दोस्त पूछ लेना, वो बता देंगे तुमने क्या कर दिया अभी अभी। जिन्होंने सुन रखी वो तो खुश हो रहे हैं कि वाह और मिले दो चार। तुमको टी शर्ट के लिए नहीं रोकते क्या बाहर? वाह यार। नहीं, ऊपर से कोई भी कलर पहन सकता है, अंदर से वही होना चाहिए, जुबा केसरी। दाने दाने में, मतलब यार वो ऐड कर रहे, केसर बरस रही है कुंटलों से टनों से, है। मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। अरे ऐसी चीजों के ऐड प्रतिबंधित कर रखे सरकार ने, किसी भी नशे का एडवर्टाइज नहीं दे सकते। अगर देते ना तो तुमको टीवी पे दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तुमको अगर समझ में नहीं आना बेटा तो लिख लेना, दीवार से कम 10 सेंटीमीटर दूर और जमीन से कम 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर 2 फीट, 30 सेंटीमीटर 1 फीट, 60 सेंटीमीटर 2 फीट और 90 3 फीट। चले आगे। देख अब कुछ नहीं कर रहा ना टीवी, कहाँ तू इतनी दूर से वो आसमान में लटक रही टीवी, गर्दन ही दुख जाए आदमी। इधर सिर्फ तकलीफ आ रही ना। हाँ। चले आगे। अरे चले क्या? कौन बच गया बेटा, कौन बच गया? देखो लिखो आराम से। मेरे सपनों पानी फेर दोगे एक दिन तुम। अब कर दो आगे। अरे यार तो लिख ले यार भाई। लिखो लिख। बेटा जिसने लिख लिया ना वो याद कर लो। हाँ। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, अगर तुम माहौल बिगाड़ोगे ना
तो मैं दो चार को बाहर कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम क्या सोच रहे हो, तुमको अलग अलग बिठा दूंगा? जो परेशान, देखो गाड़ी में अगर क्लच खराब होता तो क्लच बदलते हैं, गाड़ी कभी भी, याद रखना जिंदगी में। और योगी जी ने कह रखा है कि 2000 लोग अगर दंगे में शामिल होंगे और 2 भी पकड़े जाएंगे तो 2 का ऐसा इलाज करूंगा कि 2 लाख सुधर जाए। घर तोड़ देते हो सीधे बुलडोजर चढ़ा के, खत्म मामला। बोले दोषी है कि नहीं बाद में देखा जाएगा, पहले इनको फ्री करो। जब रहने के लिए घर ही नहीं रहेगा तो दंगे के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, घर के बारे में सोचेंगे। इलाज तो अच्छा करता है आदमी। तो भले खूब चिल्लाओ 10 आदमी, पर एक भी अगर हाथ लग गया, वो एक 10 में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, उन्होंने पुलिस को बोल दिया कि तुम दंगे करे ना कोई तो कुछ मत करो, वीडियो बनाओ बस खाली। लोगों से भी कह रखा कि कोई अगर उत्पात मचा रहा है तो खाली वीडियो बनाओ, बाकी मैं देख लूंगा। बोले सर हमारा वीडियो कौन बनाएगा? कैमरे लगा रखे हैं हमने HD। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं पढ़ाता हूँ, कुछ पल्ले पड़ता तुम्हारे? मैंने अभी क्या समझाया तुमको आते से ही? लेक्चर के शुरू में 2 मिनट कि पढ़ाई आसान काम और हर किसी के बस की बात भी। अब बताओ पढ़ ले, पढ़ता है कि नहीं कुछ? रोनित, मैं तेरे को इतना मारूंगा दौड़ा दौड़ा के, अगर कल से तो इधर दिखाई दिया इस लेक्चर में तो। तुमसे तो मैं अच्छे से बात करता हूँ, तुम मेरी उम्र के हो गए हो अब। बाकी 11 12 लॉन्ग ईयर वाले तो बेचारे, वो डाउट पूछने भी नहीं आते मेरे से आधी बार तो। बोले इस आदमी से क्यों भिड़ना पकड़, किसी और से पूछ ले। वो आपस में डाउट सोल्व कर लेते हैं। तुम भी कर लिया करो, अच्छी आदत है। वो कह रहा नहीं आता समाज में, अरे समाज में तो आता हूं मैं दादा, समाज से बाहर मत कर। चले आगे बेटा। अच्छा 8 मार्च को सुपरवाइजर की परीक्षा हो जाएगी, फिर क्या करोगे तुम? सब बन जाओगे? हाँ, ये इस जज्बे को सलाम है मुझे, पता है। समझ में भी नहीं आ रहा, लिख भी नहीं पा रहे, याद कुछ नहीं रह रहा है, टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं। यही जज्बा चाहिए। बोले आपने ही तो कहा आखिरी तक टिके रहना है, टिके रहो। बिना पढ़े टिक ही नहीं सकता ना आदमी, टिके रहने के लिए पढ़ना जरूरी है। अभी कोर्स खत्म करके टेस्ट सीरीज में डाल देंगे तुमको, डुबा डुबा के मारेंगे। चले आगे बेटा। देवियों और सज्जनों, आगे बढ़े क्या? मैं ज्यादा जल्दी में रहता हूँ कि तुम धीरे लिखते हो?
अच्छा मैं जल्दी मेरा नाम। वाह भाई। अरे लिख लो रे यार। अच्छा कुछ बच्चे है ना 10 मिनट पहले लिख लेते हैं और बेचारे बैठे रहते हैं कि ये लिखेंगे धीरे धीरे। कौन लिखता है ऐसे? हाँ। चलो लिखो, बीजों के भंडारण में काम आने वाली वस्तुओं को डनेज कहते हैं। लिखो। है, देखो मैंने बताया था ना ये वही है। इसको इसको कहा नहीं कि सुनाई क्या मैंने। है? ये प्रश्न आया है जीओटी टेस्ट। किस्म का आनुवंशिक परीक्षण है, बीजों का आनुवंशिक शुद्धता परीक्षण है। कब आया है बेटा? डबल एओ के पेपर में अभी थोड़े दिन पहले आया है ना। और एक और टेस्ट होता है जिसको कहते हैं डीयू एस। एस लिखना है, टी नहीं लिखना। डीयू एस टेस्ट किस्म का परीक्षण। चले आगे। हेलो हेलो हेलो। चलो चले आगे बेटा। नहीं लिखा?
अरे चले आगे। चलो अब देखो ये जो टेस्ट लिखा हुआ जीओटी, ग्रो आउट टेस्ट, है ना, इसमें मान लो कोई आदमी क्लेम कर रहा है कि मेरी ये वैरायटी है, तो उसको उगा फिर उसके आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण करते हैं कि क्या सभी पौधे एक समान जीनोटाइप फिनोटाइप प्रदर्शित कर रहे हैं। इसको कहते हैं आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण, जीओटी, ग्रो आउट टेस्ट। और ये एक ही लाइन आती है हमेशा, जैसे अभी इस साल डबल पेपर में आ गई है ना, कि जीओटी टेस्ट किस लिए किया जाता है, आनुवांशिक शुद्धता के, पर 3-4 एग्जाम्स में आ चुकी। अब मान लो कि कोई व्यक्ति एक नई किस्म विकसित करता है, मान लो मैंने नई वैरायटी बना ली मेरे ही खेत पे, सर बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते। फिर जब हम उसको सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को भेजते हैं, नेशनल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी या स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण संस्था या राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, तब वो उसमें 3 गुण देखती है। क्या देखती है? पहला गुण होता है डिस्टिंक्टनेस यानी विशिष्टता, क्या इस किस्म के लक्षण अन्य सभी किस्मों से विशिष्ट है, अलग है, प्री डिफाइंड, मतलब क्या इनको लिखा जा सकता है। जैसे अपन कहें कि हमारी चने की नई किस्म है, इसके दाने का आकार 0.8 सेंटीमीटर है या 1.2 सेंटीमीटर है, ये उसकी विशिष्टता है। पौधे की ऊंचाई कितनी है, जड़ों की गहराई कितनी है, पत्तियों का क्षेत्रफल कितना है, प्रति पौधे बीजों की संख्या कितनी है, औसत बीजों का भार कितना है, और ये किसी भी दूसरी वैरायटी से मैच नहीं कर रहा है, इसको क्या कहेंगे अपन? डिस्टिंक्टनेस। यूनिफॉर्मिटी, जो हमने किस्म विकसित की है उसको उगा के देखेंगे, उसके सभी पौधे एक समान दिखाई देने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी को कहते हैं एक रूपता। जैसे गेहूं का खेत देखा अपन ने, बिल्कुल बराबर होता है ना, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। और तीसरा होता है स्टेबिलिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन गुणों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? स्थायित्व। ये 3 गुण अगर वो पास कर लेती है तब जाके उसको अलग वैरायटी माना जाता है। तो एक वैरायटी और दूसरी वैरायटी में कितने अंतर देखे जा सकते हैं? 3। कौन कौन से? विशिष्टता, एक रूपता और स्थायी, है ना। चलो, तो ये किस्म का परीक्षण है कि ये किस्म बन सकती है कि नहीं बन सकती। क्लियर मामला? समय सीमा समाप्त हो चुकी है? 12:20 पे मैं तो पढ़ा दूं, मेरा तो कुछ नहीं, अभी वो आएंगे कि इसकी क्लास है उसकी क्लास। ये तो 3:15 ही बजाएगी घड़ी, है कभी 12:20 करेगी नहीं, ये घड़ी नहीं सुधारते, बताओ यार। अच्छा मैं तुमको एक बात बता देता हूं बेटा, अगर तुमने पढ़ाई थोड़ी भी कमजोर रखी तो ये टेस्ट तुम्हारा धुआं निकाल सकता है।